और राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के चलते जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण से हालात चिंताजनक है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने लागू किया ऑड इवन फॉर्मूला। एक बार फिर राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। उधर ग्रैब का चौथा चरण भी लागू है और साथ ही डीजल के भारी वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली के ये चार नज़ारे इस महानगर की खराब आबो हवा को बयां कर रहे हैं। दूर दूर तक फैली धुंध के बीच सांस लेना भी दूभर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज की गई, जिसने आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। इससे पहले प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। राजधानी में पहले ही बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं। दिल्ली में अब कक्षा 6 से 12 तक सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार से प्रश्न पूछा कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर हरियाणा के प्रदूषण स्तर से ज्यादा क्यों है। पहले केजरीवाल जी जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, आप उनके बयान निकाल कर देख लो। वो दिन में कई बार कहते थे कि पंजाब से धुआं आ रहा है। अब क्योंकि पंजाब में भी उनकी सरकार है, अब दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है। ऐसी कौन सी हवा चलती है जो पूर्व भी चली जाती है, पश्चिम भी चली जाती है। और मुझे इस प्रश्न का जवाब तो दें कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर हरियाणा के प्रदूषण स्तर से ज्यादा क्यों है। वहां पर ज्यादा, अगर यहां जल रहा है तो यहां ज्यादा होना चाहिए, वहां ज्यादा क्यों है। इस बीच पंजाब में धान की कटाई में तेजी आने के साथ पराली जलाने के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को इस सीजन के एक दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 3230 मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिले संगरूर से सामने आए। वहीं फिरोजपुर दूसरे स्थान पर रहा। राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव के साथ 8 सूत्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये योजना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब के चौथे चरण के तहत आती है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या खेतों में जल रही पराली से पैदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है। दिल्ली में फिर लौटा ऑड इवन फॉर्मूले को एक बार फिर लागू किया जा रहा है। कितना कारगर साबित होगा ये, या पिछले इतने सालों का अनुभव क्या कहता है, इसी पर हमारी चर्चा है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर ML जाट, डायरेक्टर ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन रेजिलिएंट फार्म एंड फूड सिस्टम्स, हैदराबाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अंजू गोयल, एसोसिएट डायरेक्टर एयर क्वालिटी रिसर्च डिवीजन, टेरी। डॉक्टर अंजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जाट, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे और ये भी समझना चाहेंगे 2016 में पहली बार ऑड इवन लागू हुआ था। तकरीबन 7-8 साल होने जा रहे हैं। ऑड इवन फॉर्मूला इस विकट स्थिति में लागू किया जाता है। क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण और AQI जो लगातार खराब होता है, खासकर इन 3 महीनों में, ये एक लंबी समस्या चली आ रही है। क्या इतनी लंबी समस्या, क्या ऐसे ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप देखते हैं, या वो ढूंढने में सरकारें अभी तक नाकाम रही हैं? धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले तो यह है कि
हर कदम जो प्रदूषण को कम करे वो बहुत जरूरी है। OD1 भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं है। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए ये फायर फाइटिंग जो है, इससे काम नहीं चलेगा। OD1 थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मैं लास्ट ईयर भी आपसे आपके चैनल पे बात कर रहा था तो बताया था कि ये जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है और हम कुराली और ये सब बात करके और पल्ला झाड़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे हम कहीं जा पाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से क्रिएट हुई है और बढ़ती जा रही है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जब तक नहीं आएगा तब तक इससे निजात नहीं पा सकते हम। और उस कॉन्टेक्स्ट में चाहे पराली की बात हो, चाहे वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे डस्ट की बात हो, सभी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और एक होलिस्टिक अप्रोच, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इमीडिएट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में सारे मिलके जब तक नहीं करेंगे इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। डॉक्टर जाट आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर अंजू भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंजू, डॉक्टर साहब का बहुत साफ कहना है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे शायद सरकारें, संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। मौजूदा जो हालत है, अगर हम पिछले 10 साल में उन बच्चों की बात करें जो इस 10 साल में पैदा हुए हैं दिल्ली में, डॉक्टर अंजू उनकी क्या स्थिति आप बताएंगी जब साल के 4 महीने वो इस जहरीली हवा में सांस लेते हैं? धन्यवाद रितु जी। इस चीज पर मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर जाट से कि हमें अगर इस प्रॉब्लम से निजात पानी है तो हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है ये जो वायु प्रदूषण होता है, यह सिर्फ हमारे पास जो हमारे दिल्ली में रहे सोर्सेज हैं केवल उनके उत्सर्जन से नहीं होता है, यह एक रीजनल फिनोमिना है। तो हमें यहाँ पर सोल्यूशंस भी जो आने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, वो एक रीजनल स्केल पर लेने पड़ेंगे। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की तो हम बात करते हैं एयर शेड रीजन की। तो एयर शेड रीजन जो होता है वो सारा एक रीजन होता है जो जहां पर हवा की गति समान रहती है, हवा समान रूप से बहती है और जहां पर जो है वायु प्रदूषण जो देखेंगे आप, वो पूरा रीजन जो होता है वो एक साथ एक्ट करता है। तो अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो पिछले 10 सालों में मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जाट ने कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूंगी, 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था वो लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने 132 सिटीज जो थी पूरे भारत में आइडेंटिफाई करी गई थी जहां पर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है वो आपके मानकों के हिसाब से बहुत स्थिति जो है खराब है। तो दिल्ली जो है वो हमें विंटर सीजन में दिखती है, लेकिन ये सिचुएशन खाली दिल्ली में नहीं है। पूरी कंट्री के अगर आप 132 शहर देखेंगे तो सभी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो नेशनल स्तर पर उन सारे 132 शहरों को आइडेंटिफाई करा गया है और अब उनमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लाने की बात चल रही है। तो सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स 2019 और 2023 हमें अभी 4 साल ही हुए हैं उस दिशा में रेगुलर काम करते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है पहले से। जैसे सपोज ये दिक्कत जो दिल्ली की हाईलाइट हुई थी, अगर आपको याद हो तो वो 2016 के बाद से ज्यादा हाईलाइट हुई है जी। जब 2016 में एपोक्लिप्स आ गया था, दिवाली के बाद आपने देखा था कि धुंध की चादर दिल्ली में सब जगह उड़ी हुई थी। लेकिन डॉक्टर अंजू, आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं कि 2016 में हुआ था, हम 2023 में हैं, 7 साल आगे आके भी हमारी स्थिति इन महीनों में आज भी वैसी ही है। हम कभी पराली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कभी दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको ठहरा रहे हैं, और दिल्ली से आगे अब हम बढ़ गए हैं। यानी कि NCR, फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गया है, उधर नोएडा जुड़ गया है, इधर गुड़गांव हमारे साथ जुड़ गया है। तो NCR में तो ये
आप समाधान की बात तो कर रही हैं, आप कह रही हैं कि अभी और थोड़ा इंतजार करना है, 4 साल में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या रफ्तार आपको धीमी नहीं लग रही? कॉस्ट बहुत बड़ी हम दे रहे हैं डॉक्टर अंजू, क्या इसीलिए मैं डॉक्टर जाट से भी कह रही हूँ एक समग्र एक रणनीति के साथ काम नहीं हो रहा? क्या कारण है? क्या और राज्य नहीं इसमें शामिल हो पा रहे हैं उस तत्परता से? नहीं, देखिए अभी तक क्या था, हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस किस चीज की करी जा रही थी? सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आते हैं, अंदर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एक्शन कहाँ पर लेना है। अब कहीं ना कहीं वो सिचुएशन सबको क्लियर है कि अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो खाली हमें किसी भी सिटी के अंदर नहीं कंट्रोल करना है, सिटी के बाहर भी कंट्रोल करना है। ठीक, तो डॉक्टर अंजू आप भी मानती हैं कि पराली अकेला कारण नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर जाट, हम जब ये बात करते हैं कि एक लंबी समस्या है और इसका सबको मिलजुल कर हल ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक कारक नहीं है, कई कारक हैं। ऐसे में आप किसानों को अगर पराली जलाने के विकल्प के लिए सरकारें क्यों नहीं प्रोत्साहित अभी तक कर पाई हैं? अगर एक एक करके भी हम समस्या के समाधान की तरफ बढ़ें तो कमी क्या रह जा रही है अप्रोच में? नहीं, देखिए रितु जी, जैसे मैंने बताया कि ये समस्या न तो ओवरनाइट जनरेट हुई है, ना ओवरनाइट खत्म होगी। हम पहले से ये कहते आ रहे हैं। ठीक, हम ये मानते हैं आप जो कह रहे हैं जी। धान गेहूं प्रणाली अपनाया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और उसमें क्योंकि हमारे खाद्यान्न की जरूरत थी, हम किसानों को बड़ा बोलते रहे कि आप जो है अन्नदाता हैं। अन्नदाताओं ने अन्न पैदा किया, लेकिन साथ साथ में लेबर की समस्या बढ़ती गई। हम मैकेनाइजेशन पे काम करते रहे, तो मैकेनाइजेशन जैसे आया, जहां कंबाइन हार्वेस्टिंग, सिर्फ पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, जहां जहां कंबाइन हार्वेस्टिंग बढ़ रहा है वहां वहां पराली जलने की समस्या बढ़ रही है पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं, देश के बाहर भी। तो ये एसोसिएटेड है। उसका रीजन है कि किसान को धान काटने के बाद में जो पराली खेत में होती है उसको कलेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है, और उसके कारण से। दूसरा है कि जो इंटेंसिव सिस्टम है उसको दूसरी फसल लगानी है, गेहूं लगाना, उसके पास टाइम नहीं है वो करने के लिए। तो ये इस किसान का भी ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार कहते हैं कि सिल्वर बुलेट है, एक चीज को लेके कहते हैं ये सब जगह कर दो, वो नहीं हो सकता। हमें टारगेटेड सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जितना भी ये एरिया है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। हम इन सीटू की बात करते हैं, हम इन सीटू की बात, एक्स-सीटू की बात करते हैं, सारी चीजें ठीक है, कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। बट एक चीज हम भूल रहे हैं, और वो ये है कि ये सिर्फ पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़ी है प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम है, और जिसके ऊपर हम काफी ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम डाइवर्सिफिकेशन से सोल्व हो सकती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए अगेन उसका जो है इकोनॉमिक कंपैरिजन करना पड़ेगा फसल का। रिसेंटली काफी बड़ा फोकस है, फॉर एग्जाम्पल जी मना रहे हैं, जिसमें मिलेट्स पे भारत सरकार ने पूरा ग्लोबली लीड किया, और वी फील प्राउड ऑन दैट। तो मुझे लगता है वो सिर्फ मिलेट्स से बात करने से नहीं, मिलेट्स को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, और वो मेन स्ट्रीम करने के लिए जो भी हम तरीके अपनाएं वो हमें मल्टीपल एडवांटेज दे सकते हैं। एक है कि हम पराली की समस्या से निजात पा सकते हैं, दूसरा है कि हम पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे निजात पा सकते हैं, और तीसरी जो हमारा प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, और आपको पता है कि हमारी CWTO माल न्यूट्रिशन कंट्री में, उससे निजात पा सकते हैं। और मुझे लगता है, अभी हमने एक परसों फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था कि मिलेट्स जो है ना, अभी भी हम मिलेट की बात करें, रिच लोगों पे जा रहा है, कि पुअर का फूड था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जितना भी ये जो फ्री राशन जो लोगों को दे रही है, उसमें यदि मिलेट को भी पैकेजिंग किया जाए तो मिलेट का डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन आएगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, एक कार्बन क्रेडिट और एक ग्रीन क्रेडिट। मुझे लगता है कि
फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये दोनों प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है, जो किसान को जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है जिसमें रेजिड्यू को जलाया ना जाए वो अडॉप्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। एक मैं बात करना चाहता हूं कि जो नेचर क्रेडिट है, मुझे लगता है इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं और किसान बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट कर सकता है और उससे सिविल सोसाइटी को, सारे लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन उस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो ये मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, उनको लेके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के आगे जाना पड़ेगा। ये पीस मील में हमारा काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अंजू, आपने सुना डॉक्टर जाट को भी, उन्होंने कहा है कि एक तरह से हमें मल्टी प्रोंग सॉल्यूशंस को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो किस तरह से इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पे भी असर हो और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन भी हो, ताकि किसानों के लिए नए विकल्प भी सामने आए। पराली जलाने के विकल्प के तौर पे तो आए ही, साथ एक जो बड़ी समस्या ये होने जा रही है आने वाले समय के लिए, पर्यावरण के लिए, उससे निपटने की एक रणनीति बनाई जा सके। क्या आपको लगता है जिन कदमों की आपने बात की उसके इतर भी प्रयास की जरूरत है? रितु जी, डॉक्टर जाट ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो हम एक एक करके सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और छोटे छोटे सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, इनसे हमारा काम नहीं बनने वाला है। और ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक्स सिटू, इन सिटू किसी भी तरीके का आप सोल्यूशन लगा लीजिए, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीटली खत्म तब तक नहीं होगी जब तक हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर नहीं जाते हैं। तो इस बात पे मैं पूरी तरह से सहमत हूं डॉक्टर जाट के साथ कि हमें यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम सर्विसेज की जरूरत है और वहां पर हमें पहल करने की जरूरत है। एज फार एज जहां तक मुझे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता है, तो वहां पर अभी भी हम लोग जो है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे अभी प्लानिंग में, जिसे डेफिनेटली भारत सरकार को देखने की जरूरत है कि इकोसिस्टम सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट करा जाए कि ये पराली बर्निंग के इंसिडेंसेस अपने आप कम होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही विशेषज्ञों का, क्योंकि ये विषय एक तरह से जरूर लोगों की सांस लेने और खराब हवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाधान जुड़ा हुआ है। तमाम राज्यों को एक तरह से समग्र समाधान की तरफ बढ़ना है, जिसमें इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ इन सरकारों को, राज्य सरकारों को और तमाम उन संस्थाओं को बढ़ना है जो पर्यावरण के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये मौसम दिल्ली वासियों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है इस मौसम को लेकर उन बच्चों के लिए जो पिछले 10 साल में इन इलाकों में जन्मे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।